सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ 2, जिसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ के लेखक हैं श्री कमलेश्वर जी। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं कमलेश्वर जी के जीवन परिचय से। प्यारे बच्चों, कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 में मैनपुरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर जी ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर जी की प्रमुख रचनाएं हैं राजा नीरबंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। ये हैं बच्चों इनके कहानी संग्रह। इसके अलावा वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये इनके उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर जी ने अनेक हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर जी की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण देखने को मिलता है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा है और उसी व्यथा को उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, नाक शब्द पर केंद्रित है। हमारे समाज में बच्चों नाक को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। लेखक ने इस पाठ में नाक का व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। इस कहानी के द्वारा उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया गया है। वर्षों से हम जिन अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, उनके भारत से चले जाने के बाद भी सत्ता से जुड़े लोगों की मानसिकता, उनकी सोच और उनकी विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं प्रस्तुत पाठ को। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। तो बच्चों, इस कहानी में उस समय की बात की गई है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आ रही थी और उनके आने से पहले ही अखबारों में उनकी रोज़ चर्चा होती थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आती थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं, और इन खबरों से महारानी एलिजाबेथ का दर्जी भी बहुत परेशान था कि जब रानी आएगी तो रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेगी। ज़माना बदल चुका था और अब रानी फौजी टुकड़ों के साथ नहीं बल्कि फोटोग्राफरों की टुकड़ियों के साथ आ रही थी। अर्थात रानी के साथ
सैनिक या सिपाही नहीं बल्कि फोटोग्राफरों की फौज आ रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। अर्थात इंग्लैंड के अखबारों में जो कुछ भी पहले दिन छपता था वह अगले दिन ही हिंदुस्तान की अखबारों में भी छपने लग जाता था। रानी के सूट के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, उस पर आए खर्चे के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हिंदुस्तान की अखबारों में छपने लग गया था। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, अर्थात उनके पूरे जीवन के बारे में अखबार में छपा। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों शब्द का अर्थ होता है खाना पकाने वाला। खानसामों ये शब्द भी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खाना पकाने वाला या रसोइया। अंगरक्षक वह व्यक्ति होता है जिसको किसी की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया होता है। कि पूरी की पूरी जीवनियाँ देखने में आई तो रानी के आने से पहले रानी के जीवन से जुड़े व्यक्तियों के बारे में भी, जैसे उनके नौकरों, उनके बावर्चियों, उनके अंगरक्षकों के बारे में भी अखबारों में छपने लग गया था। यहाँ तक कि शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें भी अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। तहलका शब्द का अर्थ होता है हलचल। तो इन खबरों से राजधानी दिल्ली में भी हलचल मच गई कि जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। तो अब शुरू हो गई रानी एलिजाबेथ के भारत आने की तैयारियां, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता शब्द का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से या अपने आप। तो नई दिल्ली ने जब अपनी तरफ देखा, नई दिल्ली की हालत ठीक नहीं थी। रानी एलिजाबेथ के आने से पहले नई दिल्ली की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और लेखक कहता है कि मानो नई दिल्ली अपने आप को देख रही हो और नई दिल्ली के मुंह से अपने आप ही निकल गया हो, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी हम अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। तो रानी एलिजाबेथ के आने से पहले तो दिल्ली की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और जैसे ही पता लगा कि रानी एलिजाबेथ दिल्ली आ रही है तो दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। अर्थात नई दिल्ली की सड़कें बिल्कुल नई हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। सदियों से सड़कों पर जो धूल जमा हुई थी वह धूल भी साफ हो गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, अर्थात नई दिल्ली की इमारतों को भी बहुत अच्छे से सजाया गया। ये सारी तैयारियां हो रही थी रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के लिए। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो नई दिल्ली में सब कुछ था, परंतु जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी, और इस बात से सभी परेशान हो गए। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान शब्द का अर्थ होता है बच्चों कहानी। तो ये जो जॉर्ज पंचम की नाक थी, इस नाक की भी एक बहुत लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए।
और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ विपक्ष में थे और कुछ पक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। ये आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। तो जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए क्या किया गया कि हथियारबंद पहरेदारों को तैनात कर दिया गया, ताकि कोई भी उनकी नाक तक ना पहुंच पाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों का अर्थ होता है बच्चों मूर्तियों, तो कहीं कहीं शाही मूर्तियों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता था। छोटे मोटे युद्ध भी होते थे मूर्तियों के लिए। उसी जमाने में यह हादसा हुआ था। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक शब्द का अर्थ होता है अचानक, तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक अचानक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, अर्थात जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। तो ऐसे में जब रानी एलिजाबेथ भारत आ रही है और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है, इस बात से भारतीय सरकार परेशान हो गई, बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैर खवाह शब्द का अर्थ होता है भलाई चाहने वालों की। तो ऐसे में देश के खैर खवाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए, और उस मीटिंग में इस समस्या को पेश किया गया कि अब क्या किया जाए कि रानी एलिजाबेथ भारत आ रही है और ऐसे में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। तो उस मीटिंग में सभी इस बात पर सहमत हो गए कि अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है तो अब भारत की भी इज्जत नहीं रहेगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना ज़रूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। तो उसके बाद मीटिंग में ये तय किया गया कि एक मूर्तिकार को बुलाया जाएगा और उससे मूर्ति की नाक बनवाई जाएगी। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था। मूर्तिकार था तो कलाकार, परंतु वो गरीब था, उसे पैसों की ज़रूरत थी। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्कामों शब्द का अर्थ होता है बच्चों अधिकारी वर्ग या शासक वर्ग। तो आते ही उस मूर्तिकार ने अधिकारी वर्ग के लोगों के चेहरे देखे। सभी अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। तो अधिकारी वर्ग के जो लोग थे सभी बहुत परेशान थे, उनके चेहरों पर बहुत उदासी थी। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम उसे सौंप दिया गया। तो जैसे ही मूर्तिकार ने कहा कि मैं इस मूर्ति पर नाक तभी लगा पाऊंगा जब मुझे ये पता होगा कि ये मूर्ति कब बनी और कहाँ बनी, और इस मूर्ति के लिए जो पत्थर था वो कहाँ से लाया गया था। ये सुनकर अधिकारी वर्ग के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्होंने एक क्लर्क को इसकी जिम्मेदारी दे दी। क्लर्क पूरी छानबीन करने लगा। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। उस क्लर्क ने पुरातत्व विभाग की सभी फाइलों को देखा, परंतु उसे कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला।
क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया और उस क्लर्क ने कांपते हुए कहा, क्या कहा? सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। क्लर्क ने कांपते हुए कहा कि श्रीमान, मेरी खता शब्द का अर्थ होता है गलती, मेरी गलती माफ करें, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में भी मूर्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आशा है कि आपको यहाँ तक पाठ समझ आया होगा। अंत में नज़र डालते हैं इस पाठ में यहाँ तक आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों पर। बावर्ची, खाना पकाने वाला। खानसामा, रसोइया। अंगरक्षक, किसी की रक्षा के लिए नियुक्त व्यक्ति। तहलका, हलचल। बेसाख्ता, स्वाभाविक रूप से। दास्तान, कहानी। एकाएक, अचानक। लाट, मूर्ति। खैर खवाहों, भलाई चाहने वाले। बदहवास, बौखलाया हुआ। ताका, देखा। हुकाम, शासक वर्ग या अधिकारी वर्ग। खता, गलती। ये थे बच्चों पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ।